हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस लेक्चर में हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम 2024 का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई प्री और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जो स्टेट के जेई के और असिस्टेंट इंजीनियर के जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एग्ज़ाम को हम ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे, इसको हम एसएससी जेई और स्टेट जेई और एई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। तो जो क्वेश्चन अनरेलिवेंट होंगे, हमारे जो सिलेबस हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है उसके हिसाब से नहीं होंगे, उनको हम नहीं करेंगे। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम लास्ट 7 से 8 साल के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको करेंगे। तो ईएससी 2024 सिविल इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बता दूं। इसका जो प्री का एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है और 150 क्वेश्चंस आते हैं। और इसका जो सिलेबस है वो आप देख सकते हो, बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जो हमारे सिलेबस में वो हम करेंगे, जैसे कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस है जो 3rd नंबर पे पॉइंट है, उसको हम नहीं करेंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट है, उसको भी हम नहीं करेंगे। 6th नंबर पे जो है कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके भी जो क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम के रिलेवेंट होंगे केवल उसी को करेंगे। हाइड्रोलॉजी हमारे सिलेबस में है, इरीगेशन है, एनवायरनमेंट है, जियोटेक है, सर्वे है। जियोलॉजी हमारे पेपर में नहीं आती। ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंदर हाईवे और रेलवे, ये है। टनल हमारे पेपर के अंदर नहीं आता। तो 150 क्वेश्चन होते हैं जो हमारे सिलेबस के रेलिवेंट होंगे, उसको हम करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इससे हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सॉल्यूशन से पहले जो पहली बार वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देता हूँ। एसएससी जेईई 2023 में मेरी CPWD में 8th रैंक थी। ये ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो आप। हर्ष दैया 8th रैंक थी मेरी सिविल के अंदर। उसके अलावा प्री के अंदर मेरे 141 मार्क्स थे। टेक्निकल, जीएस और इसके रीजनिंग के मार्क्स आप देख सकते हो। और जो मेंस है, मेंस के अंदर मेरे 232 मार्क्स थे। प्री के अंदर आप देख सकते हो 89% मेरी एक्यूरेसी थी। केवल 159 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए थे। उसके अलावा जो मेंस है उसके अंदर मैंने 83 क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, जिसमें से 79 सही थे और 4 क्वेश्चन मेरे गलत थे। 95.18% एक्यूरेसी थी। तो कैसे पेपर को सॉल्व करते हैं वो हम पूरा इस एनालिसिस के थ्रू देखेंगे। तो दोस्तों अपना सॉल्यूशन शुरू करते हैं और एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एसएससी जेईई प्री और मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके अलावा जो आपके स्टेट के, जेईई के और एई के एग्ज़ाम है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस सॉल्यूशन को देख सकते हो, लेकिन हम इसको इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ईएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको नहीं कर रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शनल ऑफ एसिड एंड अल्कली परमिटेड इन द वाटर यूज इन द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए जो हम वाटर यूज करेंगे उसके अंदर एसिड और अल्कली वो हम कितनी परमिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन तो इसके इन्होंने गलत दिए हुए हैं, आपको ये ऑप्शन नहीं देखने हैं। आप यहाँ देखिए IS 456 के हिसाब से, एज पर IS 456 जो एसिड है, एसिड कितना होना चाहिए। एसिड इतना होना चाहिए कि 100 मिलीलीटर का वाटर सैंपल है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 5 मिलीलीटर 0.02 नॉर्मल NaOH की रिक्वायरमेंट पड़े। जो एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, बेस की। तो NaOH की है, ये हमारा बेस है। तो 100 मिलीलीटर पानी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने की हमें ज़रूरत पड़ेगी, 5 मिलीलीटर 0.02 नॉर्मल के NaOH की ज़रूरत पड़ेगी। इतना उसके अंदर एसिडिटी होनी चाहिए। और अल्कलिनिटी उसके अंदर कितनी होनी चाहिए भाई, 100 मिलीलीटर का जो वाटर सैंपल है उसको आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए 25 मिलीलीटर 0.02 नॉर्मल H2SO4 की रिक्वायरमेंट पड़े, उतनी इसके अंदर अल्कलिनिटी होनी चाहिए। अल्कलिनिटी क्या होती है, यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, बेस जो होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो एसिड को डिफाइन करने के लिए हमने NaOH का एग्जाम्पल लिया और जो अल्कलिनिटी को डिफाइन करने के लिए हमने H2SO4 के हिसाब से उसको समझाया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एसएससी जेईई लेवल का ही क्वेश्चन है भाई। एसिड निकालने के लिए तो 100 मिलीलीटर का सैंपल 5 मिलीलीटर के NaOH से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बेस के लिए 100 मिलीलीटर का किससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, 25 मिलीलीटर 0.02 नॉर्मल H2SO4 से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बाकी इसका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। पेपर में अगर आपसे पूछेगा तो इस पॉइंट से आपसे पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन बना के स्टेटमेंट बेस भी बना सकता है या मैच द फॉलोइंग करके भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिक विद देयर एप्लीकेशन। आपको ब्रिक्स दी हुई हैं और आपको उनकी एप्लीकेशन बतानी है। तो जो भी ये मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं
उनको करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, जैसे अब इसके अंदर 4 पॉइंट दिए हुए हैं और जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको ऐसा ऑप्शन चूज़ करना है सबसे पहले जो आप बिल्कुल आसानी से बता सको। तो जैसे इसमें हमने देख लेते हैं, सैंड लाइम ब्रिक है, फेस ब्रिक है, पेविंग ब्रिक है एंड सीवर ब्रिक है। तो जो फेस ब्रिक होती हैं, जो क्या वो नंबर ऑप्शन है फेस ब्रिक, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यानी दीवार के उस वाले हिस्से में लगाएंगे जो सामने से दिखता हो, फेस वाला हिस्सा। हमारा चेहरा दिखता है ना किसी को भी, तो दीवार का वो वाला हिस्सा जो दिखेगा, तो वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए और बढ़िया फिनिशिंग होनी चाहिए। तो उसका बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या हो गया, फेस ब्रिक का बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, वेयर डिस्टेंट ब्रिक वर्क फिनिशेज रिक्वायर, यानी कि बहुत बढ़िया फिनिशिंग जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम कौन सी ब्रिक यूज करेंगे, फेस ब्रिक, क्योंकि चेहरा ये तो सबसे पहले दिखाई देता है किसी को। फिर हमने ऑप्शन पढ़े टफ एंड ड्यूरेबल, एज एंड कर्व टू शूट दी शेप, चीपर एंड यूज ओनली फॉर दी बैकअप। तो एक इसके अंदर सीवर ब्रिक दिया हुआ, सीवर किस शेप का होता है, सीवर गोल वाला शेप का होता है। इसके अंदर जो हम टाइलें लगाएंगे, ईंटें लगाएंगे, तो वे भी गोल गोल शेप की होंगी, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कर्व की बात की हुई हो, एज की बात की हुई हो, तो 2 नंबर ऑप्शन। जो सीवर के अंदर ईंटें लगाएंगे वे कर्व शेप की होंगी, जो एज होंगे उनके इस टाइप के होंगे भाई, अब सीवर की शेप के अंदर वो आसानी से आ जाएं, ऐसे गोलाकार ईंटें होंगी वे। तो एस का 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन हमारे सेट हो गए। तो क्यू का 4 केवल इसमें दिया हुआ है और एस का 2 केवल इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो हमारा सेट हो गया, 3rd ऑप्शन। उसके अलावा और देख लेते हैं, सैंड लाइम ब्रिक, जो ईंटें हैं वो किससे बनी हुई हैं, एक तो सैंड से बनी हुई हैं, एक लाइम से बनी हुई हैं। नॉर्मल जो आप ब्रिक बनाते हो उसके अंदर एल्यूमिना भी होता है, सिलिका भी होता है, मैग्नीशिया भी होता है और भी छोटे मोटे कंपाउंड होते हैं, उसको आप बर्न करते हो किल्न के अंदर, तब जाके वो ईंटें बनती हैं। लेकिन यहाँ क्या केवल सैंड है और लाइम है। तो लाइम की जो होती है बाइंडिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती, एक तो सीमेंट होती है, सीमेंट तो बिल्कुल मजबूत होती है, एक लाइम यानी कि जो चूना होता है वो इतने अच्छे से बाइंडिंग नहीं करवाता, और सैंड तो मिट्टी हो ही गई, तो वे कैसी होंगी, थोड़ी सस्ती होंगी और उनका जो बॉन्डिंग होती है वो बढ़िया नहीं होएगी। तो सैंड लाइम ब्रिक का ऑप्शन कौन सा सेट हो गया हमारा, 3rd नंबर ऑप्शन। ये सस्ती होएंगी और केवल बैकअप में यूज करेंगे। फिर एक ऑप्शन बच गया आपका पेविंग ब्रिक, तो पेविंग ब्रिक का अपने आप ऑप्शन बन गया 1, टफ एंड ड्यूरेबल। पेविंग ब्रिक का क्या कैसी होती है, टफ एंड ड्यूरेबल। ये पेविंग ब्रिक कौन सी होती हैं, जो फुटपाथ वगैरह पे आपने लगी हुई देखी होंगी, तो ये पेविंग ब्रिक होती हैं। तो आर का 1 ऑप्शन, तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मेंस के अंदर ऐसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आएंगे। सीवर ब्रिक की ऐसी शेप होएगी भाई, गोल गोल सी शेप होएगी ताकि इजीली ड्रेनेज हो जाए। जो फेसिंग ब्रिक होती हैं उसकी बड़ी अपीयरेंस होनी चाहिए, कलर और टेक्सचर होना चाहिए। पेविंग ब्रिक जो होती हैं एब्रेजन के खिलाफ उनका रेजिस्टेंस होना चाहिए और उनके अंदर थोड़ा आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है ताकि इजीली लो टेम्परेचर पे वे बन जाएं। सैंड लाइम ब्रिक जो होती है वो फायर रेजिस्टेंस के लिए यूज होती है, एक्वेस्टिक इंसुलेशन के लिए, और एफ्लोरोसेंस इसमें कम होता है। तो इन प्रॉपर्टी से आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको रटना नहीं है, बस जैसे मैंने आपको एग्जांपल करवाया ना समझ समझ के, तो उसी टाइप से आपको समझ समझ के पेपर को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और चीज़, आप वीडियो को 1.5 की स्पीड पे करके देख लेना, अगर थोड़ी स्पीड आपको कम लग रही हो तो रिकॉर्डेड वीडियो डालूंगा इसकी मैं, तो 1.5 पे आपको इजीली समझ आ जाएगा और टाइम भी थोड़ा कम ही लगेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ द एम्बैकमेंट स्लोप। जो एम्बैकमेंट का स्लोप होता है उसकी 2 कैटेगरीज कौन सी होती हैं, तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं फ्लैट एंड स्टीप के अंदर। एम्बैकमेंट क्या होती है, मान लो ये आपकी ज़मीन है, आपने यहाँ पे रोड बना दिया 5 मीटर की हाइट पे, तो इसको हम बोलेंगे एम्बैकमेंट। और इसका जो साइड में स्लोप होते हैं तो इसको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, या तो वो फ्लैट होगा या फिर स्टीप होगा। इस 2 तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं। और उसके अलावा दोस्तों आप रिवीजन तो कर ही रहे होगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो रिवीजन है। आपको 40-50 दिन मिलेंगे तो 6-7 बार तो रिवीजन आपको कम से कम करनी ही है। रोज़ एक सब्जेक्ट भी रिवाइज करोगे तो 40 से 50 दिन में 5 से 6 बार तो आपकी रिवीजन हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो, इतना रेलिवेंट नहीं हमारे लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ वी डी इज़ द डिज़ाइन स्पीड, मील पर आवर के अंदर डिज़ाइन स्पीड दी हुई है। टी पी आर इज़ द परसेप्शन रिएक्शन टाइम, तो जो टी पी आर ये क्या आपका रिएक्शन टाइम है। ए हमारी डी एक्सेलरेशन की रेट है फुट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, और जी हमारा क्या है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड ऑफ द रोड, जी आपका ग्रेड ऑफ द रोड दिया हुआ है। और तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो दोस्तों स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, क्या होता है वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस एन प्लस माइनस एन। एन हमारा ग्रेडियंट होता है, और इसके अंदर जो हमारा ग्रेडियंट है वो किससे लिख रखा है इसने ग्रेडियंट को जी से लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में इसने ग्रेडियंट को जी से लिखा हुआ है, और इसके अंदर यूनिट सारी की सारी चेंज हो गई, तो इस वजह से ये आप देख सकते हो 1.468 वी इंटू टी पी आर प्लस ये सब हो गया। अब आपने ऑप्शन देखने इसके बाद क्या करना है। अब इसके अंदर यहाँ माइनस साइन है, इसमें यहाँ माइनस साइन है, तो ये दोनों ऑप्शन तो तुरंत गलत हो गए। अब ये दो ऑप्शन बचे, और जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमारी जैसे कि सारी की सारी जो यूनिट है वो चेंज हो रखी हैं। वेलोसिटी मील पर आवर में है, और हमारी एक्सेलरेशन किस में फीट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर है। तो इसमें जो हमें यूनिट है, जो हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट है उसी के अंदर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। जो हम ये आंसर निकालते थे या मीटर के अंदर निकालते थे, वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में होती थी, तो हमें इसकी सारी की सारी यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं SST का फॉर्मूला होता है वी इंटू टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2GF प्लस माइनस जी। इन्होंने जी लिया हुआ है, वैसे हम एन लेते हैं, एन यानी कि ग्रेडियंट लेते हैं। इसमें वेलोसिटी हमारी मीटर पर सेकंड में होती है, और जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होती है। तो हमें इसकी सारी की सारी यूनिट चेंज करनी पड़ेंगी। हमें वेलोसिटी किसके अंदर दी हुई है, मील पर आवर के अंदर। किस में दी हुई है, मील पर आवर के अंदर। और आपको पता होना चाहिए 1 माइल के अंदर क्या होता है 1.6 किलोमीटर होते हैं। तो ये कितना हो गया 1600 मीटर, ये किलोमीटर होते हैं। जो सर्वे के अंदर जो आप कन्वर्जन यूनिट पढ़ते हो, तो ESC का यही है कि एक क्वेश्चन में आपसे कई क्वेश्चन करवा देगा। तो 1 माइल के अंदर क्या 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर। और हमें इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन दी हुई है फुट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर, तो हमें इसे फुट के अंदर कन्वर्ट करना है। और 1 मीटर के अंदर क्या होता है 3.28 फुट होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फुट होते हैं, तो इसको आप 3.28 से आप मल्टीप्लाई करोगे। और ये हमारा वेलोसिटी हमें किस में दी हुई है, मील पर आवर में। हमें बतानी है फुट पर सेकंड में, फुट पर सेकंड में। तो इसको आप 3600 से डिवाइड भी करोगे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होती हैं। तो हमारा ये क्या आ जाएगा 1600 गुणा में 3.28 बटे में 3600, ये आ जाएगा आपका 1.468। वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी 1.468 वी डी मतलब जो आपको डिज़ाइन वेलोसिटी दी हुई है मील पर आवर में। अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ये कन्वर्ट हो चुकी है फुट पर सेकंड में। वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, फुट पर सेकंड के अंदर। उसके अलावा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है जी की वैल्यू, वो हम कितनी लेते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर आपको फुट में कन्वर्ट करना, तो 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं 3.28, तो ये आपका कितना बन जाएगा 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा कन्वर्जन का ही था। सबसे पहले आपने वेलोसिटी निकाल ली फुट पर सेकंड के अंदर, फिर आपने जी की वैल्यू निकाल ली 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। और इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद आपको अल्टीमेटली क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर आपको पुट कर देना है। जैसे आपने 1.468 वी डी इंटू रिएक्शन टाइम प्लस यहाँ आपने 1.468 वेलोसिटी जो आपको डिज़ाइन वेलोसिटी दी हुई है उसका स्क्वायर प्लस 2GF प्लस जी। जो जी है उसकी वैल्यू भी आप पुट करोगे 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। और जो एफ क्या है, ये हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है। क्वेश्चन में हमें फ्रिक्शन का भी दिया हुआ होगा। ए इज़ द डी एक्सेलरेशन रेट, ए हमारी क्या है डी एक्सेलरेशन रेट है। तो जो डी एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर होती है, जो आपकी डी एक्सेलरेशन होती है यानी कि जिसको आप ए बोलते हो वो होती है म्यू इंटू एफ के बराबर। एफ क्या है आपका फ्रिक्शन फैक्टर। वो सॉरी ये म्यू एफ नहीं होगी, ये होगी एक्सेलरेशन होगी आपकी जो फ्रिक्शन है मल्टीप्लाई बाय जी।
तो जो एफ़ की वैल्यू होएगी वो हो जाएगी A/G। तो ये भी आपको पुट करनी पड़ेगी। तो वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब इसके अंदर आप ये यूनिट पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.468 डिज़ाइन वेलोसिटी इनटू रिएक्शन टाइम प्लस डिज़ाइन वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 30 डिवाइड बाय A/32.2 प्लस -G। तो जो ये फॉर्मेट सा है ये आप हल्का सा एक दो बार पढ़ोगे और पेपर में अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो आप बिना सोल्व इसको कर दोगे। क्या देखा आपने, यहाँ 30 यहाँ 30.2 है और ये आंसर आपका किसके अंदर है, फुट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VD इज द डिज़ाइन स्पीड। तो डिज़ाइन स्पीड दी हुई है मील पर आवर के अंदर। E मैक्स आपका मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है। F मैक्स इज द कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन। वट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो ये आप कैसे निकालते हो, आपको पता है E + F = V² / 127R लेते हैं हम। अगर वेलोसिटी हमारी किलोमीटर के अंदर या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2GF। ये तो फ्रिक्शन में होगा ना, इसमें तो ये आ जाएगा GR। इसको किलोमीटर में ही लेके चल लेते हैं, इसको हम 127R। तो रेडियस मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, V² / 127 E + F। आपका रेडियस मिनिमम क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका 127 E + F। अब इसके अंदर जो वेलोसिटी आपको दी हुई है वो किसके अंदर दी हुई है, मील पर आवर के अंदर, और हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में। तो एक मील के अंदर हमने कितने किलोमीटर पढ़े थे, 1.609 किलोमीटर पढ़े थे हमने। तो यहाँ आप पुट करोगे 1.6 का स्क्वायर। आपको पता है कि एक मील के अंदर 1.6091 किलोमीटर होते हैं। तो इसको आप पुट कर दोगे, कैलकुलेटर में करते हैं इसको। तो ये मील पर आवर के अंदर था, तो यहाँ आ जाएगा, इसको जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 1.6, नीचे 127 था, तो 127 डिवाइड बाय 1.6 डिवाइड बाय 1.6, ये आ गया हमारा 49.609। तो ये हो जाएगा V² डिवाइड बाय 49 E + F। और हमारा आंसर किस में आया, ये मीटर के अंदर आया। आंसर हमारा किस में आया, मीटर के अंदर। अब हमने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो क्या हमने इसको गलत सोल्व कर दिया, जी नहीं, इसको हमने गलत सोल्व नहीं किया है। ये हमारा आंसर किस में आया, मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर कितने फुट होते हैं, 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट होते हैं। तो 3.28 फीट को इससे को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, यानी इसको फिर से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3.28 से, ये आ गया 15.12। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा V² डिवाइड बाय 15 0.01 E मैक्स प्लस F मैक्स। तो ये आपका मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आंसर आपका किसके अंदर है, फुट के अंदर है। ये आंसर आपका किसके अंदर है, फुट के अंदर है। अगर मीटर के अंदर होता तो यहाँ 50 आ जाता, आपने 3.28 से इसको मल्टीप्लाई किया, इस वजह से ये 15 आ गया। तो यूनिट का काफ़ी कन्फ्यूज़न कर देते हैं। मेंस के अंदर आपके पास कैलकुलेटर होएगा तो यूनिट का इस तरीके से हेर फेर काफ़ी देखने को मिलेगा आपको। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग द ह्यूमन सर्विलेंस इन द फ्रीवे मैनेजमेंट। तो दोस्तों जो फ्रीवे मैनेजमेंट सिस्टम होता है ये क्या होता है भाई, रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक है, वेदर कैसा है, रोड के ऊपर जाम लगा हुआ कि नहीं हुआ, तो वे सारी चीज़ें जो रियल टाइम के अंदर हम कलेक्ट करते हैं। और जैसे ड्राइवर होता है उसको हम बताते हैं, या फिर जो एजेंसी होती हैं NHAI वगैरह, या फिर जो रोड की वो कर रही हैं मैनेजमेंट वगैरह कर रही हैं, तो वे इस डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो इसको हम फ्रीवे मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अगर कोई ह्यूमन सर्विलेंस है, यानी कि इंसान उन्होंने इस पर्पज़ के लिए बैठा दिया, भाई कोई आदमी बैठा दिया ये देखने के लिए कितनी गाड़ी यहाँ, कितना जाम है, ट्रैफिक कैसा, रोड की कंडीशन कैसी है, तो क्या डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो दोस्तों जो फ्रीवे मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मेजर डिफ़िकल्टी इज़ एस्टेब्लिशिंग द ह्यूमन सर्विलेंस सिस्टम विद द इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन। तो इसके अंदर जो मेजर डिफ़िकल्टी आती है, जो इलेक्ट्रॉनिक वो होता है सिस्टम होता है, उसको ह्यूमन जो डाटा कलेक्ट करके देता है उसको आपस में जो तालमेल बैठाने में, इंटीग्रेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, वहीं इसका मेजर डिसएडवांटेज है। वैसे ये फ्रीवे मैनेजमेंट वगैरह हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। बाकी
एक बार ऐसे आपने देख लिया कि भाई दिक्कत क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक जो डिटेक्शन का सिस्टम होता है, ह्यूमन सर्विलेंस जो ह्यूमन डाटा देता है, उसको आपस में तालमेल बैठाने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेटेड एवरेज ऑफ द डैमेज कोज बाय द इंडिविजुअल एक्सल लोड ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक ऑफ ईच ग्रुप इज नोन एज दी। भाई जो इंडिविजुअल एक्सल लोड होता है वो रोड के ऊपर कितना डैमेज करेगा, उसको एस्टेब्लिश करने का वेटेड एवरेज जो होता है वो कौन सा मेथड होता है, तो होता है व्हीकल डैमेज फैक्टर। ये क्या होता है, व्हीकल डैमेज फैक्टर is a multiple to convert the number of commercial vehicle of different axle load and axle configuration to the number of standard axle load। तो ये आप करते हो ना, आपकी जो स्टैंडर्ड एक्सल लोड होती है वो कितनी होती है, 80 किलो न्यूटन की हम कंसीडर करते हैं, या फिर 8 टन का जो लोड होता है, ये एक ही चीज़ है, ये हमारी क्या होती है, स्टैंडर्ड एक्सल लोड। अब अलग अलग एक्सल लोड का व्हीकल है, मान लो 10 टन की कोई एक्सल लोड है, तो उसको आप स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे, व्हीकल डैमेज फैक्टर के थ्रू कन्वर्ट करोगे। अलग अलग व्हीकल्स को एक स्टैंडर्ड एक्सल लोड के उसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं हम। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर दैट इज टू बी मल्टीप्लाई बाय द टोटल ट्रैफिक रिपीटिशन इन ए लेन टू कन्वर्ट इट टू द इक्विवेलेंट रिपीटिशन अलोंग द मैक्सिमम डिस्ट्रेस पाथ। यानी कि कोई लेन हमारे पास, जैसे मान लो ये 2 लेन है, इस लेन के अंदर जो मैक्सिमम ट्रैफिक है इसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम डिस्ट्रेस पाथ, यानी ऐसा रास्ता जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोड लग रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीटिशन हो रही है, उसके अंदर कन्वर्ट करना है। यानी इस लेन को मान लो इस लेन के अंदर कन्वर्ट करना है, इसके मतलब इक्विवेलेंट करना है, तो आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे उसको, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो लेन होती हैं, जैसे ये आपका रोड है, तो लेटरल यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस लेन का जो डाटा है इसके कोरस्पोंडेंस आपको करना, यानी कि इससे कंपेयर करना, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिल विद द सॉफ्ट रॉक ए टनल इज चीपर देन द कटिंग। तो जहाँ पे सॉफ्ट रॉक होते हैं वहाँ पे टनल बनाना क्या होता है, कटिंग करने से चीपर होता है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ए टनल इज कंसिडरेबली हायर देन ऑफ द ब्रिज। टनल की जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है ब्रिज के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो ये भी सही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल इज कॉस्टली एज इट रिक्वायर द स्पेशल कंस्ट्रक्शन। टनल की कॉस्ट महंगी पड़ती है क्योंकि उसको स्पेशल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं, डी ऑप्शन। वैसे हमारे सिलेबस में टनल है नहीं, 1-2 बार इसके क्वेश्चन ज़रूर आए हैं टनल के, लेकिन ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने इसको देख लिया। टनल क्या होता है, जैसे आपका ये पहाड़ है, इस पहाड़ के अंदर आपने यहाँ पे कुछ पहाड़ को खोद के रास्ता बना दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टनल बोलते हैं। और जो ये कटिंग लिखी हुई है, कटिंग का मतलब क्या था, आप इसको पहाड़ को काटते हुए ऐसे 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 चलते हो जाओगे, तो उसको हम बोलेंगे कटिंग बोलेंगे उसको। अब ये फिर टनल का क्वेश्चन है, इसको रहने ही दो, टनल का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो जो सर्कुलर शेप के टनल है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, पानी की सप्लाई के लिए और सीवेज वगैरह के लिए सर्कुलर शेप का टनल यानी कि गुफा कह सकते हो। एलिप्टिकल शेप का जो टनल होती है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, एलिप्टिकल शेप का भी हम करते हैं वाटर एंड सीवेज मेन्स के लिए, वाटर और सीवेज मेन के लिए एलिप्टिकल शेप का टनल। एलिप्टिकल कुछ इस टाइप की शेप हो गई। और हॉर्स शू टाइप का जो टनल होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, रोडवे एंड रेलवे के लिए। हॉर्स शू टनल कैसा होता है, यानी कि जो घोड़े के पैर पे हम वो लगाते हैं हॉर्स शू, तो वो कुछ इस टाइप की शेप होती है भाई, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, यहाँ से जो चौड़ा होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, रोडवे और रेलवे के लिए यूज करते हैं। आर का 2 ऑप्शन। वैसे टनल मैं आपको बता दूं सिलेबस में हमारे है नहीं, ये भी टनल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सोयल दी हुई है, मेथड ऑफ टनलिंग दी हुई है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अचीव बाय ड्रिलिंग ए ड्रिफ्ट थ्रू ए टनल। तो इसको भी रहने दो। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोयल विल यूजुअली श्रिंक इफ ड्रेन और इफ सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड
लोडिंग। तो ऐसी कौन सी सोयल है जो श्रिंक कर जाती है अगर आपने उसके ऊपर रिपीटेटिव लोडिंग लगाई या उसको आपने ड्रेन कर दिया, उसमें से पानी निकल जाएगा। तो दोस्तों जो क्ले टाइप की सोयल होती है, अगर उसके अंदर से पानी निकल जाता है तो वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। यानी कौन सी सोयल जो होती है, कोहेजिव सोयल। कोहेजिव सोयल के अंदर हमें स्वेलिंग और श्रिंकेज, स्वेलिंग और श्रिंकेज हमें किसके अंदर दिखती है, कोहेजिव सोयल जो क्ले हो गई उस टाइप की सोयल में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एरियल फोटोग्राफी के रिगार्डिंग है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है एरियल फोटोग्राफी। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं, क्या पता कुछ आ जाए इससे। इफ़ एरियल फोटोग्रामेट्री इज डन एट सम हाइट देन देयर इज ए चांस टू ओमिटिंग ऑफ द फ्यू फील्ड डाटा। जो एरियल फोटोग्राफ होती है उसके अंदर जो फील्ड का डाटा होता है वो मिस करने का चांस रहता है। एरियल फोटोग्राफ क्या होता है, जैसे ये आपकी ज़मीन है, ऊपर आपने ड्रोन वगैरह या हेलीकॉप्टर आपका उड़ेगा और यहाँ इसके अंदर कैमरा लगा हुआ होता है तो रिकॉर्डिंग करता हुआ चलेगा ज़मीन की। तो एरियल फोटोग्राफ, हवा से ही आपने फ़ोटोग्राफ ले ली, तो सर्वे का एक तरीका होता है ये। तो जो फील्ड का डाटा होता है कुछ इसमें मिस होने के चांस रहते हैं। एरियल फोटोग्राफ हैज़ द ईज विद विच टोपोग्राफी ऑफ इनएसेसिबल एरिया कैन बी डिटेल। भाई ऐसे रास्ते जहाँ पे इंसान नहीं जा सकते तो वहाँ पे आप एरियल फोटोग्राफी की हेल्प से सर्वे कर सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। ये वाला भी हमें नहीं करना। एक्यूरेट ट्रांसफर ऑफ द सरफेस अलाइनमेंट डाउन ए वर्टिकल शाफ्ट यूजिंग 2 प्लम वायर्स कैन बी अचीव बाय। तो टनल का क्वेश्चन है, ये भी हमें नहीं करना। इफ r is the radius of a circle and delta is a deflection angle, what is the formula for external distance E in a circular curve and used for the design and setting out। जो सर्कुलर कर्व होती है उसके अंदर आपको एक्सटर्नल डिस्टेंस बताना है, इसको हम एपेक्स डिस्टेंस भी बोलते हैं, एक्सटर्नल डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है r sec थीटा -1, ए ऑप्शन r sec थीटा -1। ये कौन सा डिस्टेंस होता है, जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिस्टेंस या फिर एपेक्स डिस्टेंस। और डिफ्लेक्शन एंगल आपको पता ही है, जो ये वाला एंगल है ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है। जो सिंपल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके हमने क्या बता दिया, ये किसके बराबर होएगा, r sec डेल्टा बाय 2 -1। ये इसका रेडियस है r, यहाँ डेल्टा बाय 2 का एंगल बनेगा, ये कितना होगा, ये होगा r cos डेल्टा बाय 2, ये होगा r cos डेल्टा बाय 2। अगर ये वाला बताना होगा तो ये कितना हो जाएगा, r1 माइनस कोस डेल्टा बाय 2, जो ये वाला है। और ये वाला हमने देख ही लिया, r sec डेल्टा बाय 2 -1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट एट ऑल सुटेबल फॉर टनलिंग। तो टनल का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके हमें स्पेसिफिकेशन बताने पड़ते हैं, तो इनमें से कौन सी उसकी नेसेसिटी नहीं है। स्पेसिफिकेशन क्या हो गया भाई, टाइल इस क्वालिटी की लगेंगी, ईंटें फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास लगेंगी, भाई सीमेंट कौन से ग्रेड की यूज होएगी, स्टील कितनी बढ़िया लेनी है कितनी ख़राब लेनी है, तो वो स्पेसिफिकेशन हो गई। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ ए वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर ए कंस्ट्रक्शन वर्क एंड वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तो स्पेसिफिकेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ताकि आप क्वालिटी और क्वांटिटी बता पाओ अलग अलग मटेरियल की, भाई कितनी लगेगी, और कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में बताना ज़रूरी होती है स्पेसिफिकेशन। तो सही बात है। स्पेसिफिकेशन इज नेसेसिटी टू स्पेसिफाई द इक्विपमेंट टूल एंड प्लान टू बी एंगेज फॉर ए वर्क। तो भाई कैसे टूल्स लगेंगे, भाई कितनी एक्यूरेसी के साथ चाहिए, कितना बढ़िया काम चाहिए, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत हमें पहले पड़ती है। तो ये भी सही बात है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, स्पेसिफिकेशन इज एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। तो स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट का एसेंशियल पार्ट है, तो बिल्कुल सही बात है। आर्बिट्रेशन में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। आर्बिट्रेशन क्या होता है भाई, मान लो लड़ाई हो जाए ठेकेदार की और जो मालिक है उसकी, तो आर्बिट्रेशन यानी कि जो सुलझारा करना होता है उनका, उसके लिए आर्बिट्रेशन बैठती है। स्पेसिफिकेशन हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन चेंज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड टूल्स। तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, डी नंबर हमारा गलत पॉइंट लिखा हुआ है। ए बी सी हमारे सही थे। स्पेसिफिकेशन ये कह रहा है कोई कॉस्ट के ऊपर डिफरेंस नहीं पड़ता, तो भाई कॉस्ट के ऊपर तो डिफरेंस स्पेसिफिकेशन से ही पड़ेगा। एक तो आप अच्छा काम करवाओ, एक आप खराब काम करवाओ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल वैल्यू ऑफ प्राइमिस कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड ए वेल बिल्ट हाउस लेट आउट फॉर 800 रुपीज़ पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ द ओल्ड टैक्स। कैपिटलाइज वैल्यू बतानी है आपको एक घर की, 800 रुपये पर महीने उसका किराया है, सब टैक्स वैक्स लगा के। घर बढ़िया कंडीशन में है। आउट गोइंग्स क्या है, 18% जो टैक्स जो रेंट है उसका 18% आउट गोइंग्स है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारी 8% है। फ्यूचर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज 60 ईयर। तो दोस्तों जो आपको फॉर्मूला पता होगा, कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? कैपिटलाइज वैल्यू होती है जो नेट एनुअल इनकम होती है डिवाइड बाय हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? नेट एनुअल इनकम डिवाइड बाय हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एनुअल इनकम उसकी कितनी होएगी? 800 रुपये उसको किराया आने लग रहा है, 12 महीने किराया आएगा, 18% उसके जीएसटी में कट गए, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया? किराया हो गया, डिवाइड बाय जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दी है? 8%। 8% यानी कि 0.08। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 98400। ये 82 का स्क्वायर नहीं होएगा यहाँ पे, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। 800 इंटू 12 इंटू 0.82 डिवाइड बाई 0.08, 98,400। कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है? नेट एनुअल इनकम डिवाइड बाई हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं। तो अब तक जो हमने क्वेश्चन किए लगभग आसानी क्वेश्चन लगे होंगे आपको, और ये इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन है जो आपका मेंस में क्वेश्चन आएंगे एसएससी के या स्टेट जेईई के, तो इससे कम लेवल के ही होंगे और आप उसको आसानी से कर पाओगे। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और ना घबराना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। जो लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका क्या एडवांटेज होता है? लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? भाई मान लो आपको घर बनाना है, आप ठेकेदार को क्या दोगे? भाई बता दोगे आपको इतनी इतनी स्पेसिफिकेशन का और ऐसा घर बनवाना है, 20 लाख रुपए ले ले, 30 लाख रुपए ले ले, और उसको वो घर बना के देना पड़ेगा। वो होता है लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। उसमें ड्राइंग वगैरह की और ज़्यादा कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, आपने उसको कह दिया और वो बना के देगा, तो लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट। इसका फ़ायदा क्या होता है? अनफोर्सियन हैजार्ड्स, यानी कि भाई आंधी आ गई, तूफान, मतलब कोरोना वायरस आ गया या फिर कोई खतरनाक घटना हो गई, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेवारी होती है। कॉन्ट्रैक्टर इज पुट टू दी अनलिमिटेड हार्डशिप। जिस बंदे ने घर बनवाना यानी कि हम हैं, तो हमारा कोई नुकसान नहीं होएगा। एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इसका क्या हो गया? एडवांटेज हो गया। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं इसके। देयर मे नॉट बी एनी हैजार्ड विच कुड नॉट बी विजुअलाइज बिफोर हैड। तो ये तो गलत चीज़ लिखी हुई है भाई, देयर मे नॉट बी एनी हैजार्ड विच कुड नॉट बी विजुअलाइज। भाई ऐसा फ्यूचर में कोई खतरा ही नहीं होगा, ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? हैजार्ड यानी कि खतरा, तो मुसीबत तो फ्यूचर में कुछ भी आ सकती है। इट बिकम इंट्रिकेट टू एकोमोडेट द एडिशन अल्ट्रेशन ऑफ डिज़ाइन एंड स्पेसिफिकेशन। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने एक बार ठेकेदार को रुपए दे दिए, भाई 20 लाख रुपए में घर बनाना है, तो जो आपने उसको शुरू में बताया वो उसी हिसाब से बनाएगा। अगर आपका हो गया एडिशन करनी है, चेंज करना है डिज़ाइन का, तो वो नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लम्प सम कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन देन फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। तो ये भी गलत चीज़ है। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले में तो फिर भी काम कर जाता है, सिविल वाले में ये काम नहीं करता। क्योंकि मैकेनिकल में तो क्या भाई, एक मशीन बनानी है या कुछ और करना है, इलेक्ट्रिकल में भी उसी टाइप का काम है, तो वहाँ तो ये चीज़ चल जाती है और एग्जैक्ट हमें पता चल जाती है कॉस्ट। लेकिन सिविल के अंदर एग्जैक्ट कॉस्ट पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो सिविल के अंदर ये अच्छे से काम नहीं करता। ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो ओनली इसका एडवांटेज क्या है भाई? जो कंज्यूमर है उसको कोई खतरा नहीं है, जो भी मुसीबत आएगी वो ठेकेदार अपने आप देखेगा। 24 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर टू टर्मिनेट। तो इनमें से स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको ऐसे बताना है कि जो ठेकेदार होता है इनमें से कौन सी कंडीशन में काम को रोक सकता है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्क इज स्टॉप बाय ए कोर्ट ऑर्डर फॉर 3 मंथ और मोर फॉर एनी रीज़न। अगर कोर्ट ने काम को रोक दिया 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए, तो ठेकेदार क्या कहेगा? भाई जो वर्क ऑर्डर है या भाई जो ठेका है इसको हम टर्मिनेट करते हैं। वो ठेकेदार थोड़ी ना बैठा रहेगा 3 महीने के टाइम के लिए। तो पहली स्टेटमेंट सही है। आर्किटेक्ट फेल टू इशू द सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर आर्किटेक्ट जो पेमेंट का सर्टिफिकेट है उसको देने में फेल हो जाता है, तो क्या जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वर्क को टर्मिनेट कर सकता है? जी नहीं।
इस वाले केस में नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो आर्किटेक्ट की गलती है। और आर्किटेक्ट भाई अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हम कोर्ट में चले जाएंगे या भाई कहेंगे भाई तो बिल वगैरह बना के दे ढंग से। इफ़ द ओनर फेल टू पे द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड और सर्टिफिकेट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कंसल्टेंट और द आर्बिटर, अगर जिसने घर बनवाया है, जो मालिक है, सिविल प्रोजेक्ट जो भी है, अगर वो ठेकेदार को पैसे नहीं देता तो क्या वो काम को रोक सकता है? तो बिल्कुल सही बात है, वो काम को स्टॉप कर देगा। तो जो पहली और तीसरी स्टेटमेंट है वो सही है। तो जो आपका मेंस का एग्ज़ाम उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको समझने हैं स्टेटमेंट को और फिर आंसर देना है, क्योंकि जो पहले वाली है और तीसरे वाली है ये सीरियस मैटर है। और जो आर्किटेक्ट वाला है, तो ठेकेदार को क्या मतलब हो रहा है आर्किटेक्ट से? भाई जिसने घर बनवाना है वो पैसे देगा आर्किटेक्ट को, आर्किटेक्ट घर बना के देगा, वो जो ठेकेदार है घर बना के देगा। आर्किटेक्ट का मामला वो खुद जाने। 25वां क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड इन 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क। आपको पता है 1 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क में कितनी ईंटें चाहिए? 500 चाहिए। तो 10 मीटर में कितनी हो जाएंगी? 5000 हो जाएंगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसेंशियल इंश्योरेंस रिकॉर्ड टू बी मेंटेन। तो कौन कौन सा इंश्योरेंस, जो एसेंशियल इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्टर को करवाना ही पड़ेगा, एसेंशियल इंश्योरेंस रिकॉर्ड। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन एंड एम्प्लॉयर अकाउंटेबिलिटी इंश्योरेंस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल लॉ शुड बी मेंटेन। तो वर्कमैन कंपेंसेशन का जो इंश्योरेंस होता है और एम्प्लॉयर अकाउंटेबिलिटी का, तो वो उसको करवाना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस टू कवर एनी सॉलिटरी विच एवर बॉडी और द प्रॉपर्टी शुड बी मेंटेन। तो कॉम्प्रिहेंसिव जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस ये भी उसको करवाना पड़ेगा। कॉम्प्रिहेंसिव ऑटोमोबाइल लाइबिलिटी इंश्योरेंस टू कवर एनी सॉलिटरी विच एवर बॉडी और दी प्रॉपर्टी डैमेज शुड बी मेंटेन। तो थर्ड नंबर वाला है वो करवाना नेसेसरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला और दूसरा करवाना ज़रूरी है। तो ये आप याद कर सकते हो, कौन सा? वर्कमैन कंपेंसेशन का और कॉम्प्रिहेंसिव जनरल लाइबिलिटी इंश्योरेंस का। तो फर्स्ट और सेकंड वाला उसको करवाना नेसेसरी है। ये एक टाइप से जो एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला है उस टाइप का क्वेश्चन है। तो सिलेबस के अकॉर्डेंस चांसेस हैं थोड़े बहुत इसके भी आने के, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे सिलेबस का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी हमारे सिलेबस का नहीं है, जैसे सैम्पल साइज वगैरह आप देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी फैक्टर वगैरह। 29 क्वेश्चन, ये भी हमारे सिलेबस का नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। लॉस ऑन इग्निशन, जो सीमेंट है, सीमेंट की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सीमेंट। लॉस ऑन इग्निशन, आपने सीमेंट को इग्नाइट किया यानी कि सीमेंट को गर्म किया और लॉस हो गया उसका वेट वगैरह, तो किस वजह से हो सकता है? मान लो उसमें वाटर की वेपर वगैरह है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह है, तो उसकी एवोपरेशन और मॉइस्चर वगैरह की वजह से और ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से लॉस ऑन इग्निशन हो सकता है। उसके अलावा इनसोल्यूबल रेजिड्यू, इसको बाद में देखते हैं। लाइम एंड एल्यूमिना कंटेंट, तो लाइम क्या करवा देता है? लाइम तो अनसाउंडनेस करवा देता है। तो आर का हो गया हमारा 4 नंबर ऑप्शन, कोज अनसाउंडनेस। लाइम की वजह से हमारी क्या हो जाती है? अनसाउंडनेस हो जाती है। अनसाउंडनेस वैसे सल्फर की वजह से भी होती है, लेकिन ज़्यादा किसकी वजह से होती है? सबसे ज़्यादा लाइम की वजह से ही होती है। उसके अलावा 2 ऑप्शन बच गए हमारे भाई, ड्यू टू इनएक्टिव मटेरियल लाइक जिप्सम एंड कोज एक्सपेंशन। तो सल्फर कंटेंट और इनसोल्यूबल रेजिड्यू, तो इनसोल्यूबल रेजिड्यू का आंसर आएगा भाई। जो जिप्सम टाइप के इनएक्टिव मटेरियल हैं उन उसकी वजह से इनसोल्यूबल रेजिड्यू सीमेंट के अंदर हो सकता है, यानी सीमेंट पूरी की पूरी डिजोल्व नहीं होएगी पानी में। और सल्फर कंटेंट हमारा क्या करवाएगा? एक्सपेंशन करवाएगा। तो ये हो जाएगा 2, 3, 4, 1, ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1।
जो सल्फ़र का अगर अटैक होता है तो उसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, यानी कि एक टाइप से साउंड अनसाउंडनेस आ जाती है। तो लाइम की वजह से भी वही चीज़ होती है। मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, एक चीज़ के 2 या 3 ऑप्शन होते हैं, लेकिन आपको मोस्ट सूटेबल वाला करना होता है। जैसे लॉस इन इग्निशन किसकी वजह से हो सकता है, केवल ड्यू टू इवेपोरेशन की वजह से। तो पी का 2 किसके अंदर है, पी का 2 इसमें है और इसमें है। तो फिर उसके अलावा फिर हमें आगे की और ऑप्शन इस तरीके से देखना होता है। ईएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बाकी एसएससी जेईई मेंस के अंदर इस टाइप के मतलब क्वेश्चन तो आएंगे मैच दी फॉलोइंग, लेकिन इस टाइप से आपको कंफ्यूज नहीं करवाएगा कि भाई सल्फर भी दिया हुआ है, लाइम भी दिया हुआ है, इधर अनसाउंडनेस भी दी हुई है और एक्सपेंशन भी दिया हुआ है। तो सल्फर की वजह से वॉल्यूम बढ़ सकती है, यानी एक्सपेंशन हो सकता है। इग्निशन की वजह से लॉस हो रहा है तो उसमें मॉइस्चर हो सकती है। इनसोल्यूबल रेजिड्यू का क्या मतलब है भाई, उसके अंदर इम्प्योरिटी है। इनसोल्यूबल रेजिड्यू का मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। या इनएक्टिव मटेरियल लाइक जिप्सम की वजह से भी इनसोल्यूबल रेजिड्यू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कन्वेइंग ऑफ मोस्ट बिल्डिंग कंक्रीट फ्रॉम मिक्सर और ट्रक टू द फोरम इज डन इन द बॉटम डंप बकेट, देन द चीफ डेंजर ड्यूरिंग कन्वेइंग इज दैट ऑफ। भाई जो मिक्सर होता है, ट्रक होता है, उससे जो फॉर्म वर्क होता है वहाँ तक, फॉर्म वर्क यानी कि जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, शटरिंग वगैरह लगी हुई है, उसको फॉर्म वर्क बोलते हैं। तो वहाँ तक कंक्रीट को ले जाने के लिए हम बॉटम डंप बकेट का यूज करते हैं। तो जो चीफ डेंजर होता है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, वो हमारा होता है सेग्रीगेशन का। वो हमारा डेंजर क्या होता है, सेग्रीगेशन का। क्योंकि जो बॉटम डंप बकेट होती हैं, इस टाइप की कुछ ये बकेट होंगी, इसके अंदर आप कंक्रीट भरोगे और आगे इसको लेके जाके जहाँ भी आपको ले जाने आप इसको डंप कर दोगे, यानी कि गिरा दोगे। तो जैसे ये गिरेगी तो फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट की वजह से सेग्रीगेशन का खतरा होता है। और IS 456 के हिसाब से जो मैक्सिमम फ्री फॉल होता है वो कितना हम लेते हैं, 1.5 मीटर का लेते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट सेग्रीगेशन को रोकने के लिए 1.5 मीटर, और बॉटम डंप बकेट का हम इस्तेमाल करते हैं इस फ्री फॉल को अवॉइड करने के लिए। बॉटम डंप बकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती। एडमिक्सचर क्या होता है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको कम कर देगा, या फिर अगर सेम वाटर कंटेंट है तो वर्केबिलिटी को बढ़ा देगा। तो वर्केबिलिटी को बढ़ाएगा, स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा अगर हमने वाटर कंटेंट कम कर दिया तो, और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी वो क्या करता है, परमिएबिलिटी उसकी कम करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे सेम वर्केबिलिटी पे, या फिर वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे सेम स्ट्रेंथ के ऊपर। ये हमारी एडमिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है। जो एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर होते हैं वो ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और फ्रोस्ट रेजिस्टेंस को वो करते हैं, ऐड करते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे और रजिस्ट दी फ्रोस्ट रेजिस्टेंस। हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। डिज़ाइन ऑफ टी बीम का क्वेश्चन है, ACI लिमिट फ्लेक्सरल, इसको भी छोड़ो, हमारे सिलेबस में इस लेवल के नहीं है। व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस H ऑफ ए नॉन प्री स्ट्रेस वन वे स्लैब। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये भी अपने सिलेबस का नहीं है। व्हाट इज़ द लोड फैक्टर फॉर स्टीम इन द डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज यूज इन टोपोग्राफिकल सर्वे एंड ऑल्सो फॉर रिकॉर्डिंग द शेप ऑफ द बिल्डिंग। तो इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं भाई, कौन सा इक्विपमेंट होता है जो टोपोग्राफिकल सर्वे में यूज़ किया जाता है और बिल्डिंग्स की शेप को भी रिकॉर्ड करता है। तो एरियल कैमरा, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, एरियल कैमरा। टोपोग्राफी यानी कि ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, समतल है, पहाड़ है, क्या है, और अगर मान लो किसी बिल्डिंग की शेप कैसी है तो आप क्या करोगे, एक ड्रोन को उड़ा दोगे और यहाँ कैमरा लगा होगा, वो पिक्चर इसकी लेता हुआ चलेगा। तो एरियल कैमरा की ऐप से आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वे का है। आपको करेक्शन
बतानी है और उस करेक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। तो जो एब्सोल्यूट लेंथ होती है उसके लिए हम कौन से फॉर्मूले को यूज करते हैं, अलाइनमेंट के लिए तो ये हो गया h²/2l, सेक के लिए ये हो गया, और एब्सोल्यूट लेंथ के लिए ये हम h कुछ इसी टाइप का यूज करते हैं ना फॉर्मूला, इसको ये C∆L/L। तो सेक करेक्शन ये होती है W²L/24P, एब्सोल्यूट लेंथ की CL/L, और अलाइनमेंट के लिए h²/2l। अलाइनमेंट यानी कि भाई आपको जाना था ऐसे, आप चले गए ऐसे, तो ये वाली जो आपको करेक्शन करनी पड़ेगी h²/2l करनी पड़ेगी। तो हो गया इसका 3, 1, 2 सी ऑप्शन। एब्सोल्यूट लेंथ के लिए ये, सेक के लिए, अलाइनमेंट के लिए। तो सर्वे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी ऑफ ए बबल ट्यूब इज 30 सेकंड पर 2 mm डिवीजन, बट वुड बी द एरर इन द स्टाफ रीडिंग ऑन ए वर्टिकल हेल्ड स्टाफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर व्हेन द बबल इज आउट ऑफ सेंटर बाय 2.5 डिवीजन। तो सेंसिटिविटी बबल ट्यूब आपकी दी हुई है 30 सेकंड है, यानी कि बबल ट्यूब अगर आपकी एक डिवीजन से मूव करेगी तो कितने डिग्री का एंगल हमारा वो चेंज हो जाएगा, 30 सेकंड हो जाएगा। जैसे आपका ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखा था, मशीन आपकी ये रखी थी, आपको देखना था ये, अगर जो बबल ट्यूब है वो सेंटर में ना होके, मान लो बबल ट्यूब यहाँ ना होके यहाँ हो गई, 1 mm से हिल गई, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। और हमारी कितनी टेढ़ी हो रखी है, 2.5 डिवीजन से ये हिली हुई है। कितने से हिली हुई, 2.5 डिवीजन से हिली हुई है। तो हमारा एंगल कितना आ गया, जो सेंसिटिविटी थी वो कितनी थी, 30 सेकंड। सेंसिटिविटी कितनी थी, 30 सेकंड। ढाई डिवीजन के लिए कितना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, 2.5 × 30। उसके बाद आपने ये एंगल निकाल लिया, तो फिर आपको स्टाफ के ऊपर जो एरर है वो बतानी थी। स्टाफ के ऊपर एरर कितनी आ जाएगी, फिर तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से tan थीटा इज इक्वल टू ΔS डिवाइड बाई 200। तो ΔS आ गया 0.072। कैलकुलेटर आपके पास होगा ही मेंस के अंदर, तो ये वाला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। 0.073 मीटर। उसके अलावा सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है भाई स्टाफ के ऊपर, सेंसिटिविटी का क्या फॉर्मूला होगा, जो स्टाफ का इंटरसेप्ट है, स्टाफ का ऊपर इंटरसेप्ट, इसमें ΔS लिखा हुआ है, डिवाइड बाय जो ये लेंथ है, जो इसकी ये लेंथ है, डिवाइड बाय n, यानी कि कितने डिवीजन से ये निकला हुआ है। अब ये ढाई डिवीजन से निकला हुआ था, n ढाई था, सेंसिटिविटी 30 सेकंड थी, आपको S बताना था, L भी आपके पास था, तो वही चीज़ हमने इसके अंदर करी है। तो ये वाला क्वेश्चन SSC जो JEE मेंस है उसके हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का हमारे सिलेबस में नहीं है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ फील्ड एस्ट्रोनॉमी, तो ये भी उसका है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का। If the equality of the back side distance and foresight cannot be maintained under such condition, which one of the following leveling type is the most important part of the geodetic survey? अगर बैक साइड डिस्टेंस और फोर साइड डिस्टेंस अगर इक्वल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से टाइप की लेवलिंग कर सकते हैं, हम दोस्तों रेसिप्रोकल लेवलिंग कर सकते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर जो भी एरर होती हैं जियोडेटिक सर्वे की, भाई रिफ्रैक्शन एरर हो गई, कर्वेचर की एरर हो गई, या पैरेलैक्स वगैरह की वजह से जो एरर हो गई, वो सारी एलिमिनेट हो जाती हैं। तो आप कौन सी लेवलिंग कर सकते हो, रेसिप्रोकल लेवलिंग हम कर सकते हैं अगर बैक साइड डिस्टेंस और फोर साइड डिस्टेंस हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, जो इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS के बारे में बताना है। GPS कैन नॉट बी यूज इन ऑल वेदर कंडीशन। तो जो GPS होता है, क्या हम सभी वेदर कंडीशन में उसको यूज कर सकते हैं? तो जो इन्होंने आंसर दिया हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने बताया हुआ कि GPS को हम सभी वेदर कंडीशन में यूज नहीं कर सकते। वैसे मेरे हिसाब से तो GPS सभी वेदर कंडीशन में हो सकता है यूज, लेकिन जैसे बारिश वगैरह में, तूफान वगैरह में हो सकता है कि GPS यूज ना हो पाता हो, मतलब एरर आ जाती है, एक्यूरेट नहीं रह पाता वो। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने सही बताया हुआ है। बाकी सेकंड और थर्ड तो सही है ही भाई। GPS के अंदर जो स्टेशन आपस में ना भी दिखेंगे तो भी हम सर्वे को कर सकते हैं।
जीपीएस तो सैटेलाइट से होता है, उसमें स्टेशन का एक दूसरे को देखना ज़रूरी नहीं होता भाई, दूर दूर स्टेशन होंगे तो भी हम आसानी से सर्वे कर लेंगे। हाई कॉस्ट होती है जीपीएस सर्वे की, इस वजह से हम फुल पोटेंशियल इस जीपीएस का नहीं आज तक वो कर पाए हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही बात है। इसमें जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा वो पहली स्टेटमेंट है, लेकिन पहली स्टेटमेंट भी हमारी सही है कि जीपीएस को हम सभी वेदर कंडीशंस में यूज नहीं कर सकते। सेकंड और थर्ड तो आपको पढ़ते ही आप कर दोगे, बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमोट सेंसिंग सर्वे। तो जो रिमोट सेंसिंग सर्वे होता है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट पढ़नी और बताना है। रिमोट सेंसिंग सर्वे क्या होता है दोस्तों? रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या होता है, जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं ना भाई, इसरो वाले ने सैटेलाइट छोड़ा, डीआरडीओ ने सैटेलाइट छोड़ा, ये कौन से होते हैं, जैसे अर्थ सेट भेजते हैं हम, तो अर्थ सेट वगैरह ये सैटेलाइट हम भेजते हैं। तो क्या करते हैं ये सैटेलाइट, जैसे ये हमारी अर्थ है, ऊपर ही हमारा सैटेलाइट है, इसकी फ़ोटो क्लिक करता रहता है। इसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं और अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती हैं, स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। तो क्या करता है, ये अर्थ की फ़ोटो क्लिक करता रहेगा। एक तो सिंपल कैमरे वाली फ़ोटो होती है, ये कैमरे वाली फ़ोटो क्लिक नहीं करता, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है ना, स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, उस टाइप की फ़ोटो क्लिक करता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज आर डिस्टिंग्विशेबल ऑन द इमेज। तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो लैंड यूज पैटर्न होता है वो इजीली आप उसको डिस्टिंग्विशेबल नहीं कर सकते, यानी कि उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मोस्ट इमेज लैक दी हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव। ज़्यादातर इमेज के अंदर हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव वो गायब रहता है। क्यों गायब रहता है? क्योंकि भाई आप आसमान से फ़ोटो खींच रहे हो, यहाँ आपका कैमरा है, यहाँ से आप फ़ोटो ले रहे हो, तो हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव भाई यानी कि ऊबड़ खाबड़ है या कैसा है, वो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते इसमें। फॉर सर्वे ऑफ स्मॉल एरिया द कॉस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग ए रिमोट सेंसिंग मिशन में भी अनइकोनॉमिकल। अगर छोटे एरिया का सर्वे करना है तो रिमोट सेंसिंग से करोगे तो अनइकोनॉमिकल पड़ेगा। ये बड़े एरिया के लिए ही कर सकते हो आप, छोटे एरिया के लिए आप रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हॉरिजॉन्टल पर्सपेक्टिव की इसमें कमी होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज, तो अलग अलग टाइप के लैंड यूज इजीली आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो सेकंड और थर्ड इसकी सही है। तो बी ऑप्शन 2 और 3। तो कुछ इस टाइप का होता है रिमोट सेंसिंग सर्वे भाई, जैसे आपका ये सैटेलाइट है, ये सेंसर रेडिएशन को कलेक्ट करता रहता है। ये आपका सैटेलाइट है, सनलाइट से रेडिएशन पड़ी, इसने इस रेडिएशन को डिटेक्ट कर लिया और यहाँ हमारे रिसीवर के पास भेज दिया, तो ये रिमोट सेंसिंग होता है। कुछ इस टाइप की इमेज जैसे इससे आ जाती है। तो आपको याद रखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड यूज आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल वेरी रेयरली ऑन द इमेज। तो ठीक है दोस्तों, आज से लेक्चर में इतना ही करते हैं। 45 हमने क्वेश्चन करे हैं, तो 45 में से 10-15 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होंगे, तो ऐसे लगा के चलो 30 ही क्वेश्चन करे होंगे आज हमने। तो फर्स्ट लेक्चर था, अगले लेक्चर से थोड़ी स्पीड भी कवर करेंगे। और जो ये PDF है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दी है। आप जो टेलीग्राम चैनल है ये डिस्क्रिप्शन में देखोगे इस वीडियो के, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। या चैनल का जो अबाउट वाला सेक्शन है ना, वहाँ भी मैंने लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो ये पूरी PDF मैंने वहाँ डाली हुई है। लास्ट 7-8 ईयर का हम सोल्यूशन करेंगे SSC JEE और स्टेट AE और JEE एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो इन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे केवल उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रिवीजन है, वो आप करते रहना। थैंक यू।